नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र पांडे है। आज जिस शख्सियत के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ही सुप्रसिद्ध महिला चिकित्सक, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांति रॉय मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे इस शो में द कूल इंटरव्यू विद कौशलेंद्र पांडे में। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी बच्ची गोरिया कोठी की, सिवान ज़िले में आपका छोटा सा गांव है, दादाजी का सपना था कि मेरी नतनी जो है वो डॉक्टर बने। तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसा था आपका बचपन? मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। कहने का मतलब कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहाँ के लोग काफ़ी, उस समय भी आज से 80 साल पहले करीब करीब, वो लोग काफ़ी एडवांस थे। शिक्षा के प्रति उन लोगों का बहुत अधिक झुकाव था। और मेरे परिवार में खासकर लड़का और लड़की, इसमें कोई अंतर समझा नहीं जाता था। इसलिए मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ, जैसा कि आम लड़कियों का मतलब हमने देखा है। तो उस तरह से नहीं हो करके हम लोग का पालन पोषण काफ़ी अच्छे से हुआ। दादाजी बहुत ही दूरदर्शी थे, क्योंकि पिताजी किसान थे, परिवार तो किसान का था, लेकिन दादाजी शिक्षा से जुड़े हुए थे, शिक्षा का महत्व जानते थे। और परिणाम जो आज हमारे सामने हैं, शायद उनकी दूरदर्शिता की ही ये वजह है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। क्रेडिट किनको आप देना चाहेंगे? सबसे पहला क्रेडिट तो उन्हीं को देना चाहेंगे। मेरे दादाजी, उनको हम लोग बाबा कहते थे, तो बाबा को ही क्रेडिट सचमुच का है। क्योंकि अभी जब हम पीछे की ओर झांक कर देखते हैं तो लगता है कि जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ भी मेरी ख्याति हुई हो, या पेशेंट लोग जो ठीक हुए मेरे से, जो मेरे मन में संतोष है, सुख है, वो सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है। अगर बाबा नहीं होते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। गोरिया कोठी से फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज। गोरिया कोठी में एक्चुअली मेरे घर के बगल में ही, मेरी ही ज़मीन में, मेरे बाबा ने ही एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुलवा रखा था। तो उसमें मेरी माँ टीचर भी थी। तो उसी स्कूल से मेरी पढ़ाई 5वीं तक हुई। उसके बाद 6ठे क्लास में मेरा एडमिशन हाई स्कूल में हो गया। कर्मयोगी विद्यालय नाम था उसका, अभी भी वो है। उसका नाम अब नारायण कर्मयोगी विद्यालय हो गया है। और उस स्कूल से हम लोगों ने मैट्रिक मैंने किया। मैट्रिक करने के बाद आईएससी करते समय में उस समय थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि मेरे बाबा और मेरे माँ बाबूजी, वे लोग तो सोच ही नहीं सकते थे। और मैट्रिक हमने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। उसमें काफ़ी कम लोगों को फर्स्ट डिवीज़न मिला करता था। तो पूरे छपरा ज़िला में, यानी कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, तीनों मिला कर केवल 3 लड़कियां ही फर्स्ट डिवीज़न में आई थी, जिसमें मेरा एक नाम था। तो अब वे लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि अब इसकी पढ़ाई बंद करके अब इसकी शादी वादी कर दी जाए। लेकिन घर के लोग, बाकी लोगों को लग रहा था कि बहुत हुआ। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त केवल 14 साल की थी, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि अब मैट्रिक हो गया, अब शादी वादी कर देनी चाहिए। लेकिन पहले लोगों की सोच बहुत ही परंपरागत और रूढ़िवादी किस्म की थी। आप लोगों ने 10 साल के बाद साड़ी पहनना शुरू कर दिया था। वही तो, मतलब जैसे प्यूबर्टी शुरू हुआ, लगा कि नहीं अब लड़की बड़ी हो रही है तो साड़ी पहनना था। थोड़ा सा और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, हमको पृष्ठभूमि के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। दादाजी का नाम क्या था और परिवार में कौन कौन लोग थे? मेरे दादाजी का नाम था यमुना सिंह, और उनके 2 छोटे भाई थे। तो वैसे तो वे लोग अलग हो चुके थे, लेकिन हम लोग का घर अभी एक ही में था। तो उसी घर में एक तरफ में मेरे दादाजी के जो बेटे बहू वगैरह बच्चे हुए, एक तरफ में दूसरे वाले का एक ही आंगन था, जिसमें तीनों बाबा का परिवार रहता था। तो इसलिए बहुत बड़ा परिवार था। तीनों बाबा को मिला करके काफ़ी सारे बच्चे, नमू लोगों के बच्चों के बच्चे, जैसे मेरे जो कजिन्स हुए, चचेरे भाई बहन वगैरह, हम लोग बहुत सारे थे। और बहुत मज़ा आता था। गर्मियों में हम लोग छत पर सोते थे और जाड़े में घर के भीतर। मतलब जीवन बिल्कुल सामान्य किस्म का था। हाँ, बहुत। अगर आज आपको देखा जाए तो लोग सोचते होंगे कि बहुत ही एक ऐसी पृष्ठभूमि होगी पारिवारिक की, बहुत रिच फैमिली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण परिवार था।
बिल्कुल साधारण परिवार। और मेरे बाबूजी तो किसी चीज़ में, मेरे पिताजी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते थे वो, लेकिन 2-3 चीज़ें हमको बचपन की याद है। झूठ नहीं बोलना है, इसकी शिक्षा उन्होंने ही दी, मेरे पिताजी ने। और चोरी नहीं करनी है, ये शिक्षा उन्हीं से मिली कि ये नहीं करना है। और मतलब कोई भी गंदी आदतों से हमको बचाए रखना मेरे पिताजी का काम था। ये वो सभी भाई बहनों के साथ में करते थे। मैम, अच्छा मैम, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म 1940 में हुआ था। हाँ। जहाँ तक मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया है, तो तकरीबन 80 साल हो गए। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है जी। कुछ उस समय की धुंधली यादें, क्योंकि गांधी जी और उस समय पृष्ठभूमि, कुछ स्वतंत्रता से संबंधित कुछ यादें आपको अगर कुछ हो तो? स्वतंत्रता से संबंधित मेरे गांव में उस समय कुछ नहीं हुआ, उसके पहले काफ़ी कुछ हुआ था जो कि मेरा गांव उसके मतलब चर्चा में रहा करता था। लेकिन उस समय मेरे जन्म के बाद जब हम होश में आए, लेकिन हमको बस केवल 2 चीज़ें याद है उसकी। एक तो ये कि जब स्वतंत्रता मिली तो मेरे यहाँ बहुत बड़ा हवन हुआ था। वो हवन वो हमको याद है अभी तक कि कितना बड़ा हवन हुआ था और काफ़ी लोगों ने पूजा की थी, बहुत खुशियाँ मनाई थी। फिर दूसरी याद है हमको, जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ वो इसलिए तो याद रहे, उस समय मेरी उम्र 12 साल की हो चुकी थी, 1952 की बात है। तो उस समय हम लोग मतलब हम लोगों को वोट लाना था, अपने कैंडिडेट को जिताना था। तो उसके लिए हमको साड़ी पहना के और मतलब एकदम घूंघट निकाल करके और किसी के बदले में हमको जा करके हमको वोट दिलवाया गया, वो हमको याद है बस। ओहो अच्छा, बचपन की कोई मित्र, कोई आपकी साथी आज भी आप जिनसे जुड़ी हैं या कुछ? एक्चुअली हम लोग इतने भाई बहन थे कि आपस में सब दोस्ती करते थे, बहुत सारे थे। मेरा अपना ही 6 भाई बहन हम लोग हैं और बाकी चचेरे भाई बहन वगैरह मिला के बहुत सारे थे। तो लोग आपस में ही खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, लड़ाई भी किया करते थे, सब वही होता था। लेकिन मेरी 2 दोस्त स्कूल में जो थी, उनका नाम, एक तो बंगाली थी, उनका नाम था उषा, और दूसरी उसी स्कूल के कर्मयोगी विद्यालय के सेकंड जो हेडमास्टर होते हैं उनकी लड़की थी, उसका नाम था दुर्गावती। तो हम लोग 3 लड़कियां थे जो कि स्कूल में हम लोग साथ पढ़ा करते थे। भाई बहन की जिक्र हुई तो मैं ऑब्वियसली मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर अनीता सिंह मैम के बारे में। हाँ, डॉक्टर अनीता सिंह मेरी, वो भी बिहार की सुप्रसिद्ध चिकित्सक हाँ हैं, अभी प्रैक्टिस भी कर रही हैं वो पटना में ही। तो पढ़ाई में चूँकि हम बहुत अच्छे थे, और उसके बाद मेरे बाद में 3 भाई, और तब अनीता सिंह हैं मतलब चौथे नंबर पर। तो अनीता सिंह पढ़ने में भी बहुत अच्छा करती थी। तो मेरे पिताजी का एक रिमार्क हम आपको शेयर करना चाहेंगे कि ये तो शांति का भी कान काटेगी, अनीता के लिए उन्होंने ये रिमार्क दिया था। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार और बिहार के ही लाल से, जिनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी रामायण और महाभारत और वेद में। उन्होंने उस पर अनुसंधान वगैरह भी किया था। कुछ उस समय की बातें बताइए, शादी के समय की, और कैसे ये चीज़ें हुई। एक्चुअली शादी के पहले तो ना तो मेरे पति ने हमको देखा था, ना हमने उनको देखा था। हालांकि हम लोग दोनों पटना ही में पढ़ते थे। वो पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए और हम एमबीबीएस पटना मेडिकल कॉलेज से। लेकिन शादी के समय वो ऑलरेडी लेक्चरर हो चुके थे और उज्जैन में उनकी पोस्टिंग थी। तो हम लोग का एकदम टोटल अरेंज्ड मैरिज था, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमेशा आए थे। तो इसलिए मेरे बाबा को लगा कि शायद ये मतलब, हालांकि डॉक्टर नहीं थे, लेकिन बाबा को लगा कि ये मैच ठीक है, जो कि अब स्वजातीय है और घर से भी ठीक ठाक है और पढ़ाई में इतने अच्छे रहे हैं। तो पढ़ाई में अगर कम रहते तो शायद मेरे बाबा को हिचकिचाहट होती कि कैसे मतलब हम करें, क्योंकि हम भी फर्स्ट आते थे, वो भी फर्स्ट आते थे। तो इसलिए बाबा ने चुनचान करके, और फिर अरेंज मैरिज ही हम लोगों का हुआ। अरेंज मैरिज, उस समय लव मैरिज की थी परंपरा। मेरी बहुत सारी दोस्तों ने किया था, मतलब उन लोगों का लव मैरिज हुआ, लेकिन मेरी शादी अरेंज मैरिज। क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा रुझान था धार्मिक ग्रंथों के प्रति, तो क्या आप भी वो घर पे बहुत पढ़ा करते थे। पढ़ाई मैंने पढ़ना उनको बहुत पसंद था, लिखना भी बहुत पसंद था, और बहुत सारा वो लिखे हुए हैं।
तो उनकी सारी किताबें तो वो निकलवा नहीं पाए, क्योंकि लास्ट में उनको मतलब काफ़ी बीमार रहने लगे, डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। लेकिन लिखने को लिख चुके थे, और उनकी पांडुलिपि को अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम किताब के रूप में उसको हम मतलब करके और उसको हम छपवा सकें। तो एक किताब तो मैंने छपवाई भी, और 2 किताबें वो ऑलरेडी, 4 किताबें वो पहले से लिख कर गए थे। उनका नाम अगर आप बता सकें। ब्रजदेव प्रसाद रॉय। नहीं सर का नहीं, किताबें जो उनकी। वो किताबें उनकी एक तो है कि पीएचडी जो किए थे, तो उनका पीएचडी भारत के पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन महाभारत, तो काफ़ी प्रेज मिला था उस मतलब उनके थीसिस को। और ऑल ओवर इंडिया से जितने भी इतिहासकार हैं उन लोगों ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की थी। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, एंशिएंट हिस्ट्री से ही किए थे वो, एमए किए थे, पीएचडी भी किए, डीलिट भी किए, सब कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से ही। हमारी एक दिलचस्पी ये जानने में है कि आपके घर का नाम ब्रज विश्व है, इसका मतलब क्या होता है? विश्व मतलब वही निवास स्थान। अच्छा। और ब्रज उनका नाम था, तो ब्रजदेव प्रसाद रॉय, तो इसलिए ब्रज विश्व है। हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। एमबीबीएस आपने 1962 में किया था पीएमसीएच से। आप पटना यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, टॉपर थी आप, फर्स्ट डिवीज़न था। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलना शुरू हो गया? नहीं, तो एमबीबीएस के पहले मतलब फर्स्ट उसमें 3 पार्ट में होता है एग्जाम एमबीबीएस का। तो फर्स्ट एमबीबीएस में भी हम फर्स्ट आए थे, तो हमको स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप मिला। और फाइनल में भी हम फर्स्ट आए थे। तो फाइनल के बाद तो चूँकि पढ़ाई ख़त्म हो जाती है ना, तो इसलिए उसके बाद से स्कॉलरशिप की कोई बात नहीं थी। लेकिन पोस्टिंग में उससे एडवांटेज मिलता है कि क्योंकि हमने फिर बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, पास ये बहुत ही उस समय मुश्किल रहा होगा आपके लिए। आपकी पहली पोस्टिंग होती है बेतिया में, फिर रांची में, फिर दरभंगा में, फिर आप पटना आती हैं। उसके पहले रांची एक बार और रांची में। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा उस समय बच्चों के साथ। हाँ, इसमें मेरे पति का सहयोग बहुत अधिक था, क्योंकि शादी के समय तो उज्जैन थे, लेकिन उसके 1.5 साल के बाद उनकी मतलब वो पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई की और यहाँ पे उनका हो गया। तो 1.5-2 साल के बाद से पटना चूँकि आ गए, तो पटना में वो मतलब काफ़ी सपोर्ट किया हमको। सपोर्ट करने का मतलब कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 5-5 साल की जो बड़ी बेटी हो गई, तो बेटी को और बेटा को वो अपने साथ रखते थे और यहाँ पर वो पढ़ाते थे उन दोनों को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहूँ, तो आप बेतिया में तो आपको लगातार रहना पड़ता होगा? हाँ, जहाँ भी हम रहे एकदम लगातार, और हम बहुत मन से अपना काम किया करते थे। उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ही मतलब बसें जाती होंगी? बेतिया में तो बहुत दिक्कत होती थी। हाँ। उस समय बेतिया में जब हमारी पोस्टिंग थी, तो उसमें थोड़े दिनों के लिए केवल मेरी बेटी हुई, 6 महीना बेटी के साथ, 2 साल मेरी पोस्टिंग वहाँ पर थी। तो 1.5 साल के बाद बेटी हुई, इसलिए उस समय तो मेरे हस्बैंड उज्जैन में थे जी। तो इसलिए उज्जैन से तो आना जाना उनके लिए मुश्किल था। बस बड़ी छुट्टियों में ही आ सकते थे। एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हैं और पर्सनल लाइफ में भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। इसमें एक बार और बताएं कि बैलेंस कैसे आपने इन दोनों चीज़ों में तारतम्यता कैसे आपने बनाई? मुश्किल तो थोड़ा होता था, लेकिन हमेशा से ही हमको लगता है कि मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि पता नहीं जो भी पेशेंट को देखने के बाद उसकी जितनी तकलीफ़ें होती हैं ना, वो सब दिल में घुस, जो भी वो बोलता है उसको हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। और पेशेंट लोग तो जब देखता है कि डॉक्टर मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो अपनी सारी बातों बता देता है। तो उसके साथ में जुड़ जाना होता है, उसकी पर्सनल तकलीफ़, उसका मतलब केवल उसके शरीर से मेरा मतलब नहीं रह जाता है, उसके साइकोलॉजी से भी जुड़ जाना, उसके दिल से जुड़ जाना, ये मेरी आदत रही है। तो इसलिए हमको थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि पेशेंट लोगों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब अब उसको हम डिच नहीं कर सकते थे। जो उसको एक्सपेक्टेशन था उसको हमको पूरा करना होता था। तो यहीं पर हम कह रहे हैं कि मेरे पति का बहुत सहयोग रहता था। और बच्चों को ध्यान देना तो ज़रूरी ही है, चाहे जितने भी देर काम करें, जितने भी थके हों, घर में लौटकर बच्चों को देख करके मन ताज़ा हो जाता था। और उन लोग सबकी तकलीफ़ सुनना, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ ज़रूरत है, तो वो सब पूरा करना ज़रूरी होता था।
तो आप अपने पेशेंट के साथ औरतों के साथ ये हमेशा होता है। जी आप अपने पेशेंट के साथ बिल्कुल इस कदर आप घुल मिल जाती हैं कि एक घटना का यहाँ पर मैं जिक्र करना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैम रात को 2 बजे पेशेंट का फ़ोन आता है पीएमसीएच से। इनका ड्राइवर नहीं रहता है क्योंकि ऑब्वियसली दिन के समय ही ड्राइवर रहता था। आप 2 बजे घर से निकल जाती हैं पीएमसीएच के लिए पैदल। रहा नहीं गया एकदम। हम नहीं, उस मतलब घटना को मैम आप डिटेल से हमें बताइए, वो क्या क्या घटना थी? वो एक्चुअली बहुत मतलब उम्र उसकी 36-37 इयर्स की महिला थी और इसके पहले उसको 2-3 बच्चे खराब हो चुके थे। सिवान की रहने वाली थी जी। और वो शुरू प्रेगनेंसी से आकर के यहाँ पर, चूँकि बहुत सारे बच्चे खराब हो गए थे, उस समय उतनी सुविधा भी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं था, तो अपने क्लिनिकल जजमेंट से ही डायग्नोसिस देना और ट्रीटमेंट करना होता था। तो वो महिला पीएमसीएच में केबिन में एडमिटेड थी और रोज़ तो सुबह शाम देख ही लेते थे, लेकिन उनका करीब 8 महीना वगैरह हो चुका था, आखिरी महीने में थी। तो इतने दिनों से पूरी प्रेगनेंसी भर वो पीएमसीएच में एडमिट होकर इस इंतज़ार में थी, चूँकि अब तक ठीक ठाक बच्चा संभल गया था, तो उनको लगता था कि अब शायद ठीक रहेगा। अचानक आधी रात में फ़ोन आता है मेरे पास कि बहुत अधिक उनको ब्लीडिंग हो रही है। तो उस समय कॉल आने पर एम्बुलेंस आया करता था ले जाने के लिए। उसमें टेलीफोन हुआ करता था? टेलीफोन वही ये वाला टेलीफोन था, मोबाइल नहीं होता था जी। तो फ़ोन आया कि उनको ब्लीडिंग हो रही है। ये किस साल की बात होगी मैम? हम सोचते हैं होगी बात करीब 80 के एंड की होगी, 1980 के एंड की। तो उस एम्बुलेंस के लिए हम वेट किए 5-7-10 मिनट, 15 मिनट बीत गया, एम्बुलेंस आया नहीं और हमको लगा कि रात में तो एम्बुलेंस आने में उतनी देर नहीं लगती है। तो फिर और ब्लीड ज़्यादा करती तो बच्चा पेट में मर जाता उसको तुरंत ऑपरेशन करके निकालना ज़रूरी था। तो हमको रहा नहीं गया, हमको लगा कि अच्छा चलते हैं थोड़ी दूर, और मेरे पास भी ड्राइवर उस समय नहीं मतलब रहा करता था। मेरे हस्बैंड को जगाना पड़ता कि अब चलिए, बच्चों को घर में छोड़ करके अकेले उनको ले करके जाना तो संभव नहीं था। रात को, आधी रात को आप घर से अब बाहर उनको जा रहे हैं। हम क्या कहें, उसमें कुछ और सोचा ही नहीं गया, हमको यही लगा कि उसका बच्चा जल्दी निकालना है। तो गुमटी के पास पहुँचते पहुँचते रेलवे लाइन के पास तब तक एम्बुलेंस मिल गया, आ रहा था उधर से, तो फिर उसके बाद की यात्रा उससे गए। इसीलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। इस तरह के बहुत ही कम जो हैं उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। भगवान में भरोसा करती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान ही तो सब करते हैं। ओके मैम, थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। आप सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हैं, रेड क्रॉस वगैरह इस तरह की सोसाइटी से जुड़ी हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताएं मैम। रेड क्रॉस सोसाइटी में पहले हम जुड़े हुए थे, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पर काम करने जाते। महावीर आरोग्य संस्थान से भी मतलब वहाँ पर फ्री कंसल्टेशन देने जाते थे, फिर कैंप्स वगैरह बराबर करते रहते हैं ताकि उसमें उन लोगों को सुविधा मिल सके जो लोग कि आकर के यहाँ पर दिखा नहीं सकते। और मेरे ससुराल के गांव में ये कहा हुआ है कि किसी को भी कोई तकलीफ़ हो जो कि मतलब पटना आने से ही ठीक हो सकता है, तो उन लोगों को फ्री है, वो लोग आते हैं यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, उन लोगों को मतलब रहना खिलाना और उन लोगों का ट्रीटमेंट करवाना, ये सब हम लोग अपने ऊपर रखते हैं। आपका ससुराल है गोपालगंज में? गोपालगंज जिले में एक गांव में पड़ता है जी, कटिया थाना में। एक सोशल एविल है हमारे समाज में, मतलब हमारे समाज में कई ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में महिलाओं को ठीक से पता होता नहीं है और वो मान लेती हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है या ऐसा करना है। तो कुछ ऐसे मिथ जो हमारे समाज में हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी? सबसे बड़ा मिथ जिसके चलते मतलब हमको हर रोज़ परेशानी होती है वो तो ये है कि महिलाएं सोचती हैं कि 8वें महीने में, गर्भ के 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना है। वो गांव से आना नहीं चाहती हैं, चेकअप के लिए नहीं आना चाहती हैं, बोलते हैं कि 8वां बीत जाएगा तो 9वें में आएंगे। अब जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे तो होते हैं 8वें महीने में ही शुरू होते हैं जी। और सही समय पे अगर उनको नहीं पहचाना जाए, उसका मतलब ठीक से उसको हैंडल नहीं किया जाए तो फिर बच्चे के लिए भी, माँ के लिए, दोनों के लिए खतरनाक बात है। तो ये मिथ हटना बहुत ज़रूरी है
8वें महीने हाँ, में माँ बस वो केवल वो लोग 8वें ट्रैवल महीने कर में सकती हैं। हाँ। नहीं ट्रैवल करेंगी, 9वें महीने में करेंगी, 8वें महीने में नहीं करेंगी। तो ये एक मतलब मिथ है। ट्रैवल कर सकती हैं। कर सकती हैं अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए तो पहले ही बोला जाता है कि आप रेस्ट लीजिए और आप यहीं रह जाइए या आसपास में कहीं रहिए। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल चेकअप के लिए जो आना है, जो 8वां महीना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गड़बड़ी को पहचानने के लिए, जी। तो उसी समय वो लोग नहीं आना चाहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात और है। कोई मिथ जो आप शेयर करना चाहें? और दूसरा बात यह है कि वो लोग मतलब मोटापा से डरती नहीं है, और इसके अलावा में चीनी मीठा मिठाई को किसी न किसी फॉर्म में खाती रहेंगी। तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि स्वीट्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उससे प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बहुत अधिक मीठा लेने से शुगर बढ़ सकता है और उसके चलते बहुत सारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत लें और हरी साग सब्जी और ताज़े फल, इनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में एक जो बीमारी बहुत ही कॉमन है, बीपी, शुगर, ये सब तो है ही, थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा ये तो पूरे देश में ही हो रही पूरे है, देश में। मैंने हम लोगों के पार्ट में थोड़ा ज़्यादा है। जी जी थायराइड आयोडीन की कमी से यूजुअली होता है। जी। तो उस समय क्या फूड इंटेक क्या होना चाहिए? खाने में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? गोभी मना किया जाता है कि गोभी में खाने से ज़्यादा होता है, थायराइड बढ़ता है गोभी। एक महिलाओं में एक और बीमारी है जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में देखी जा रही है, वो है कैंसर। तो आप जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो कौन किस किस तरह के कैंसर्स जो हैं कॉमन आजकल ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, उसको लेकर के मिथ क्या है और उस मिथ को तोड़ने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, 2 चीज़ों का कैंसर तो हम लोग के यहाँ बहुत अधिक होता है महिलाओं में। जी। एक तो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। पहले उतना नहीं था जितना कि अब हो गया है। अब कारण ये बताया जाता है कि आजकल बहुत महिलाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, या पिलाती भी हैं तो बहुत कम दिनों के लिए पिलाती हैं। टॉप फूड देती हैं, यानी कि बोतल वाला दूध, कुछ अपना पिलाई, कुछ बोतल के दूध पर पाली। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। और शायद इसका हाथ है ब्रेस्ट कैंसर के मतलब बढ़ने में। और दूसरा कैंसर जो कि बहुत कॉमन हम लोगों के यहाँ है, वो है सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के निचले भाग का कैंसर। तो बच्चेदानी के निचले भाग के कैंसर उन लोगों को ज़्यादा हुआ करता है जिन्हों की कम उम्र में शादियाँ हुई हों। तो हम लोग के यहाँ तो ये था ही कि अर्ली मैरिज, मतलब पहले तो बहुत हुआ करता था अर्ली मैरिज, अब थोड़ी लोगों को समझ में बात आती है और थोड़ा सा वो लोग डिले करते हैं। लेकिन अगर 18-20 साल उम्र के पहले अगर शादी हो, सेक्स का संबंध हो, तो उन लोगों को सर्विक्स का कैंसर होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसके अलावा उन लोगों में भी जिन लोगों को शादी नहीं भी हो, लेकिन अगर एक से अधिक पुरुषों से मतलब उनको संबंध हो, तो उनको भी ज़्यादा होने का डर रहता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, या फिर इनको कैसे क्योर किया जा सकता है? सर्विक्स का तो कैंसर अगर उसमें यूजुअली होता है ना कि मेंस में ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या कभी कभी अनायास भी ब्लीडिंग बीच बीच में हो जाती है, कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो उसकी पहचान तो, लेकिन एक्चुअली जब तक डॉक्टर देखेगा नहीं उसको आँख से, और उसके अलावा में उसका कुछ टेस्ट नहीं कराएगा, जैसे पैपिस्मीयर होता है, कॉल्पोस्कोपी होता है, तो उन दोनों से पता चल जाता है कि इस महिला को कैंसर हो रहा है या हो चुका है या होने की संभावना अधिक है। इन सब चीज़ों की जांच होती है। ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन और ज़्यादातर ब्रेस्ट इसके symptoms क्या कैंसर हैं? बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो सर्विक्स से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ही पेशेंट्स आते हैं। और महिलाएं डरती हैं डॉक्टर के पास आने में? ना, दोनों तरह की बात होती है। हम लोग के प्रैक्टिस में उसका देखे हैं। सिम्टम्स क्या है, और अगर किसी को है तो वो कैसे खुद को चेक कर सकता है? देखिए, या फिर ब्रेस्ट का टेस्ट तो हर महीने में एक बार महिला को खुद भी कर लेनी चाहिए, नहाते समय साबुन लगा करके और हाथ से फिसला करके देखना चाहिए कि कहीं कोई गिल्टी फील हो रही है कि नहीं। अब सब गिल्टी कैंसर ही नहीं होती है, अधिकांश गिल्टी तो ठीक ही रहती है। फाइब्रोएडिनोमा होता है जो कि कैंसर का रूप नहीं लेता है, लेकिन उसी में से कुछ कुछ गिल्टियाँ कैंसर का भी रूप लिए होती हैं। तो ये तो पहचान महिला वो खुद कर नहीं सकती है, इसलिए उसको डॉक्टर से मिलना होगा।
और डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर 3 काम करता है। एक तो है कि एग्जामिन किया, एग्जामिन करने में ही उसको बहुत सारी शंका हो जाती है कि एक हार्ड मतलब कड़ा सा एक गिल्टी है जो कि कड़ा है और कभी कभी फिक्स रहता है, फिसलता नहीं है। फिसलने वाली गिल्टियाँ यूजुअली कैंसर नहीं होती हैं। जो फिसल जाती है गिल्टी छूने पर ऐसे ऐसे होने लगती है, वो गिल्टी कैंसर नहीं होती है। लेकिन कैंसर वाली गिल्टी फिसलती नहीं है और बहुत कड़ी होती है छूने में। तो डॉक्टर को शंका तो उसी समय हो जाती है। लेकिन केवल शंका से काम नहीं होता है, उसका या तो मैमोग्राफी या सोनोग्राफी करना होता है। तो उसमें आ जाता है कि ये मतलब सॉलिड है कि उसमें सिस्ट है, उसमें कैंसर की संभावना है कि नहीं। इसके अलावा में थर्ड टेस्ट भी करना पड़ता है कि उसमें से थोड़ा सा सेल्स निकाल करके या तो सिरिंज के द्वारा या बायोप्सी के द्वारा उसको फिर जांच कराया जाता है। तो ये 3 तरह के जांच है, इसको ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं कि हाथ से जांच, फिर मैमोग्राफी या सोनोग्राफी और फिर सेल की जांच, तीनों मिलाकर के ट्रिपल टेस्ट कहलाता है। तीनों में से अगर एक भी सस्पिशस हो तो फिर डर है कि उसको कैंसर हो सकता है। अच्छा मैम, ये जो कैंसर या फिर इस तरह की जो बीमारियां हैं ये बहुत ही महंगी हो गई हैं आज की डेट में। तो मेडिसिन्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, उसका उपचार भी महंगा हो गया है। तो अभी क्या गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक ऐसी कोई योजना है जिससे लोगों को ज़्यादातर लाभ हो सके, या आप लोग कोई कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं, कोई संस्थान है जो लोगों को इसमें हेल्प कर रही है? अगर आपको जानकारी हो तो हमें शेयर करें। बहुत सारे NGOs हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं। जैसे हम अभी हाल में ही महावीर आरोग्य संस्थान है, उसमें भी बहुत सस्ते में इलाज होता है। और रोटरी पाटलिपुत्रा जो क्लब है उसमें भी हम गए हुए थे एक दिन, तो उन लोगों की ओर से भी काफ़ी प्रयास वो लोग करते हैं लोगों को हेल्प आउट करने का। लेकिन ये तो बात हुई मतलब प्राइवेट जो एजेंसीज है। सरकार के द्वारा बिहार सरकार ने भी काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके अपने तरह से। फिर पटना मेडिकल कॉलेज में भी बहुत अधिक सुधार आया है। सभी मेडिकल कॉलेज जितने हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सब में बहुत अधिक दवा की सप्लाई की गई है कि लोगों को मतलब दवा खरीदने में दिक्कत नहीं हो और उन लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा सके, मुफ्त में दवा मिल सके। इसका प्रयास बिहार सरकार लगातार करते जा रही है। इसके अलावा जो हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, तो भारत सरकार में मोदी जी तो मतलब सब कुछ करने का हर लेवल पर करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से जनता को हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। उसमें केवल एक प्रोग्राम का मैं नाम लूँगी, उसका नाम है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत का मतलब उसमें सब किसी को उसका मेंबर बन जाना चाहिए। और उसमें जो दवा दारू में खर्च आता है, जांच पड़ताल में खर्च आता है, इलाज में खर्च आता है, वो सब सरकार वहन करती है, अपने पास से कुछ नहीं लगता। तो इसीलिए सरकार की ओर से काफ़ी मदद किया जा रहा है। अब यह है कि हम प्राइवेट से अगर आप इलाज केवल कराना चाहते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन सरकारी तंत्र में जाने पर सस्ता हो जाता है। थोड़ा सा एक हटके और सवाल मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। माँ बनने की सही उम्र क्या होती है? और माँ, अगर आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं, तो खाने में क्या क्या चीज़ें आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए? उसमें कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी चाहिए, वो क्या क्या हैं? देखिए, जो लोग पहले तो सही उम्र के बारे में 20-21 वर्ष से लेकर और 30 वर्ष तक का जो उम्र है वो अच्छी उम्र है बच्चा होने के लिए। ये उम्र के बारे में है। 30 वर्ष के बाद धीरे धीरे सेल्स में ना कुछ कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, और इसीलिए उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों में विकलांगता की या उसमें कोई डिफेक्ट आने के डर बढ़ते, ये नहीं कि आएगा ही, लेकिन थोड़ा डर अधिक रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। जैसे 30 वर्ष में जो डर 20 वर्ष में भी हो सकता है वैसा कुछ प्रॉब्लम, लेकिन 30 वर्ष में उससे ज़्यादा होगा, 40 वर्ष में उससे भी बहुत ज़्यादा होगा, और उससे अधिक 45 में जाइए तो और अधिक डर रहता है कि कुछ क्रोमोजोम में गड़बड़ी आ सकती है और बच्चे में डिफेक्ट हो सकता है। तो सबसे अच्छा उम्र है 20 वर्ष के बाद और 30 वर्ष के पहले अच्छी उम्र है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि जो भी महिला चाहती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ,
मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, उससे पहले अपना एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। जी। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग उसको कहा जाता है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग मतलब गर्भाधान के पहले एक बार डॉक्टर से मिल ले, डॉक्टर देख के उसको समझ लेती है कि इसको किसी तरह की कमी है कि नहीं, इनको वो सारे टीके पड़ गए कि नहीं जो कि प्रेगनेंसी के पहले पड़ जाने चाहिए, इसके अलावा इनको कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें कि प्रेगनेंसी आने से इनको कुछ चेंज लाना पड़ेगा। कुछ बीमारियों की पहचान की जाती है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और अगर कोई बीमारी हो तो उसकी दवा करके पहले उसको ठीक कर दिया जाता है। कोई सीरियस बीमारी हो तो ये भी बतलाया जाता है कि आपके लिए खतरनाक बात है और बच्चा नहीं होना चाहिए। एक और सवाल मैंने ये पूछा प्री था कि कंसेप्शन काउंसलिंग होती है। माँ, जब आपको पता चल जाता है कि आप माँ बनने वाली हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आपको? देखिए, प्रेगनेंसी आने के पहले भी एक बात बताना मैं भूल गई कि मतलब जब चाह रहा आदमी प्रेगनेंसी, उसके 1-2 महीना पहले से ही फॉलिक एसिड की गोली खाने लगे तो ठीक है। 5 मिलीग्राम की गोली आती है फॉलिक एसिड की, वो खानी चाहिए गर्भाधान के पहले से ही, और उसको लेते रहना चाहिए जब तक कि गर्भ 3-4 महीने का न हो जाए। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है फॉलिक एसिड का सेवन, और दूसरा है कि हरी साग सब्जी वो हर तरह से हेल्प करती है, उसे बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, कब्जियत नहीं होती है और उसे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हरी साग सब्जी का सेवन, ताज़े फल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चावल रोटी में कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर महिला शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो वीक में 2 दिन 3 दिन उसको चिकन हो या मीट हो या अंडा हो, कुछ कुछ लेना चाहिए, फिश हो। थोड़ा सा मैं पीछे अब जाना चाहूँगा। एक सवाल अचानक मेरे जहन में आया। हिमांशु रॉय सर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपके इकलौते पुत्र हैं। हाँ जी। और जान करके बहुत ही गर्व महसूस होता होगा, या लोग जब कहते होंगे कि बिहार के पहले IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के वो जनक आप कह सकती हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। और अब तो एक्चुअली कभी कभी कहीं कहीं मेरा परिचय डॉक्टर हिमांशु राय के द्वारा दिया जाता है कि ये हिमांशु राय की माँ है। तो ये सुन करके मेरा मतलब कलेजा बहुत ऊंचा हो जाता है, हम बहुत खुशी महसूस होती है। और वो एक्चुअली पहला IVF सेंटर डॉक्टर हिमांशु ने ही शुरू किया जब वो MD करके आए अहमदाबाद से। तो मन में बहुत दिनों से उनको कल्पना ही थी कि हमको गायनी ही लेना है और गायनी में हमको IVF ही करना है। तो इसलिए जो उनकी कल्पना थी उसी पर वो, और अभी भी वो और कुछ जनरल ऑब्स्टेटिक्स गायनी नहीं, केवल IVF पर ही पूरी तरह केंद्रित उनका ध्यान रहता है। जो भी नई बात हो IVF में वो ज़रूर हमारे यहाँ आता है और वो शुरू हो जाता है। महिलाओं को एक जो बात बहुत ज़्यादा कचोटती है, या एक बड़ी गाली जिसे हम कह सकते हैं, वो है बांझपन। जी, है ही। पहले के गीतों में भी, छठ वठ के गीत में बांझपन के ऊपर में कितने सारे गीत बने हुए हैं। जी जी। थोड़ा सा और मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। आपके घर में बहुत सारे, मतलब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था CP ठाकुर सर का, तो वो कह रहे थे कि आपने, डॉक्टर शांति रॉय ने अपने पूरे परिवार को ही डॉक्टर बना दिया, आपसे प्रेरणा ले करके। अभी कितने डॉक्टर हैं आपके घर में? अब तो लगता है कि करीब 30 के लगभग में हो गए हैं मेरे नैहर और यहाँ मिला करके। हाँ। तो मेरे मायके में तो बहुत लोगों ने मेरे बाद में पढ़ना शुरू किया और डॉक्टर बने, और उनके बच्चे भी बने, और अब तो उनके बच्चों का भी, मेरी नतनी भी डॉक्टर हो चुकी है। ओह वंडरफुल। मेरी बेटी की बेटी। आपके अब शौक के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। फोटोग्राफी के अलावा फिल्में देखना? फिल्में देखना हमको बहुत पसंद था, लेकिन बहुत दिन जब हो जाता है तब लगता है कि अच्छा छोड़ो। हमको फिल्में देखना पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमको लिखना पसंद है। लिखना पसंद है। पहले नॉवेल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण, अब बहुत बार ऐसा होता था ना कि रात में अगर एक बार पढ़ना शुरू करो तो फिर नींद ही नहीं आती है, लगता है कि थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले, तो उसे मेरे काम में डिस्टर्बेंस होता था। तो फिर ग्रेजुअली हमने नॉवेल पढ़ना मतलब इसीलिए बंद किया कि पढ़ने के बाद उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो नॉवेल पढ़ना हमको बहुत पसंद है,
फिल्में देखना भी बहुत पसंद है और थोड़ी फोटोग्राफी अच्छी लगती है। एक लाइटर नोट पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप बहुत ही साधारण परिवार से रही हैं, किसान परिवार रहा है आपका। जब आप डॉक्टर बन सकती हैं, पद्म श्री डॉक्टर शांति रॉय मैम आप हो सकती हैं, एक साधारण परिवार से आने वाली राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? कभी नहीं। पॉलिटिक्स में कोई रुचि? ना, एकदम नहीं। कभी लालू प्रसाद कभी जी की नहीं, फैमिली से बिल्कुल या नहीं। नीतीश जी से मिलना हुआ है? ना, उन लोगों से तो बहुत मिलना हुआ है और उन लोगों के फैमिली में हम कुछ लोगों का इलाज भी किए हैं, लेकिन हमको कभी भी पॉलिटिक्स में जाने का मन नहीं किया। आप जब इन लोगों से मिलती हैं तो कभी सुझाव वगैरह इन लोगों ने आपसे मांगे हैं, या कुछ ऐसा आपको लगा हो कि पॉलिटिकल नहीं, आप जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हाँ, कुछ स्वास्थ्य से सुझाव संबंधित तो आपने बहुत सुझाव मांगे हैं। मांगे हैं, आपने दिया भी है? हाँ। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट सरकार करती है या किया है सरकार ने कभी आपने नोटिस? एक्चुअली ग्रुप के कहे हुए बातों पर वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब किसी को पद्मश्री मिलता है, आपको जैसे पद्मश्री मिला, तो क्या इसके लिए कोई एक नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है? और अगर आपको मिला तो इसकी सूचना आपको कहाँ से मिली फिर? इसकी सूचना तो वो 25 तारीख को ये अनाउंस होता है रात में, और 25 के पहले हमको कोई आइडिया ही नहीं था कि हमको पद्मश्री मिलने जा रहा है। अब 25 की सुबह में 10 बजे लगभग एक फ़ोन आया और उस फ़ोन पर पूछा गया कि आप डॉक्टर शांति रॉय हैं? तो हमने कहा कि हाँ। तो क्या है, कौन है? हमने इंक्वायर किया तो बोले कि नहीं, वो पद्मश्री के लिए नाम सब जा रहा था तो उसी में आपका नाम था, तो आपको पूछ रहे थे। तो हमको उस समय भी हम ये नहीं समझे कि हमको पद्मश्री मिलने जा रहा है, ये सुबह 10 बजे की बात है। तो हमको ये लगा कि बहुत सारे लोगों का जा रहा होगा नाम, शायद उसमें मेरा भी नाम है, तो बहुत सारे लोगों में एक मेरा भी नाम जुटा हुआ है और वो मिलेगा, ये तो हम सोचे ही नहीं बिल्कुल ही जी। तो ये हम नहीं जानते थे कि मिलने के लिए नाम जा रहा है मेरा। रात में करीब 7 साढ़े 7 बजे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया होम डिपार्टमेंट का, उसी मोबाइल पर फ़ोन भी आया था कि मतलब मंत्रालय का। हाँ, जो मैसेज आया वो मेरे लिए पर्सनल मैसेज नहीं था, पूरा वो टोटल लिस्ट था। तो हम बोले कि मेरे पास में क्यों लिस्ट आएगा, मतलब जरूर मेरा नाम होगा तभी लिस्ट आया होगा। तो हम लिस्ट पलटने लगे तो देखे कि लास्ट वाले मतलब पन्ने, लास्ट बट 1 में मेरा नाम था। तो हम उस समय 25 को ही दोपहर में हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए थे, क्योंकि 26 को मेरा भाई, उसका 75 साल होने जा रहा था, बर्थडे मना रहा था। मेरा छोटा भाई रहता है वहाँ दिल्ली में। तो बहुत पहले से मेरा टिकट कटा हुआ था 25 के लिए और 26 को उसका बर्थडे मनाना था। तो इसलिए 25 की शाम को हम मतलब प्लेन से उतर के और घर में इंटर ही कर रहे थे, गेट पर ही हमको वो मिला मैसेज। और तब तो मतलब उसके बाद से थोड़ी देर तक तो हम मतलब हमको लगा कि 2-3 मिनट तक शायद हम एकदम चुप रह गए कि सचमुच मिला है, सच्ची है कि बात की नहीं, या फिर कोई मजाक कर रहा है। हाँ, मतलब थोड़ी देर तक हमको विश्वास ही नहीं हुआ, हमको लगा कि हम कहाँ हैं, क्या है, एकदम शून्य हो गया माथा। फिर उसके बाद से धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, सचमुच मिला है। घर वालों की प्रतिक्रिया इस पर? तो घर वाले तो घर में थे, वहाँ तो हम जो मतलब भाई के यहाँ नहीं ठहरने गए थे, हम दूसरी जगह थे जहाँ मेरी केवल एक नतनी थी। तो नतनी बेचारी तो बहुत छोटी है, उसको पद्मश्री के बारे में बहुत आइडिया भी नहीं था उस समय। तो खैर हम उसको बताए कि एक तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको मिली है, और तब उसको हम मतलब तो बहुत खुश हुई, उसको गले लगा करके फिर तब तक तो फ़ोन आना शुरू हो गया लगातार, क्योंकि वो न्यूज़ तो सबको गया होगा ना। अच्छा, वो न्यूज़ फिर फ्लैश हो गया मीडिया में? फ्लैश हो गया मीडिया में, मीडिया से फिर फोन आना शुरू हो गया। फिल्में क्योंकि आप देखती हैं तो आजकल के जो कलाकार हैं, एक्टर एक्ट्रेस, उनमें सबसे ज़्यादा किसको पसंद करती हैं, या आपके दौर के जो? देखिए, अमिताभ बच्चन को तो हम बहुत पसंद करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और माधुरी दीक्षित को अच्छी एक्टिंग करती है वो। शत्रुघ्न सिन्हा भी
हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा तो आपके हम लोग के परिवार यहाँ से- के ही हैं। तो जितना दिन वो काम किए एक्टिवली, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा। आज के कलाकारों में किनको पसंद करती हैं आप ज़्यादा? आज के कलाकारों से बहुत परिचय तो हमको मतलब फिल्म के द्वारा भी बहुत कम है। जैसे एक नया लड़का है, पंजाबी है शायद, क्या नाम है, जिसमें जो उनके साथ में अमिताभ बच्चन के साथ में अभी आया था, गढ़ बंदिश, नहीं बंदिश में तो दूसरे आदमी थे। अच्छा, और हीरोइन में? अभी एक्ट्रेस? नए वाले लोगों जी, में जी। अब नए वाले लोगों में हम कह नहीं सकते, हमको तो कोई भी बहुत अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैंने आपको फ़ोन किया था तो आपने कहा था कि मैं ऐश्वर्या राय की फिल्म तलवार तो देखने ऐश्वर्या जा राय रही हूँ। नहीं कहाँ रही, वो तो बेचारी, उसका भी उम्र तो 40 से ऊपर हो गया। ऐश्वर्या राय तो चली गई अब इसमें। मतलब हम अपने ज़माने के लोगों को पसंद करते थे ज़्यादा, अब वाले लोगों को उतना नहीं हमको हम लाइक कर पाते हैं। वक्त भी बहुत नहीं मिलता होगा ज़्यादातर। अच्छा मैम, आज के युवा जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, उनके लिए कोई संदेश? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया, हम लोग के यहाँ जो मोबाइल हुआ ना, और एंड्रॉयड मोबाइल, जिससे अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी सब कुछ बच्चे सीख रहे हैं। न युवा ही नहीं, युवा उन लोगों को बहुत बचपन से ही, जैसे अब अभी देखिए जितने क्लासेज हो रहे हैं फ़ोन पे हो रहे हैं। अब सभी माता पिता को तो इतना ज्ञान नहीं है कि उससे क्या क्या उस फ़ोन में से हटा देना है, क्या रहने देना है। तो बच्चे अच्छी आदतें भी सीख रहे हैं, उसके थ्रू अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब वो हम लोग के, हाँ, अनवांटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के समाज में, हम लोग की संस्कृति के ऊपर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। और मेरी समझ से मेरा जहाँ तक ये है, देखिए आप किसी भी युवा पीढ़ी में ना, किसी को भी आप मना नहीं कर सकते कि तुम ये मत देखो, ये देखो, ये मत देखो, ये देखो। युवा पीढ़ी आज की बात, बड़ों की बात को वो खुद जज करती है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और युवा पीढ़ी अपने से डिसाइड करती है कि उसको क्या देखना है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे चला पाना थोड़ा मुश्किल है, और इसमें हम लोगों के सोशल मीडिया का भी हाथ है। चलते चलते महिलाओं के लिए कोई एक संदेश आप देना चाहें? महिलाओं के लिए संदेश है कि वे अपने अधिकार को समझें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, घर के ऊपर भी ध्यान दें, लेकिन अपने को महत्व दें। खुद को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। वे खुद ठीक रहेंगी तभी दूसरे परिवार को ठीक रख पाएंगी। आपने किताबें भी लिखी हैं? हाँ, क्योंकि मेरा काउंसलिंग वर्ड तो आप जानते हैं, काउंसलिंग का मतलब हुआ कि सब बातों के बारे में सही जानकारी देना। जी। तो हमको ऐसा महसूस होता था कि महिलाओं को कितना, माने एक महिला अगर एक बार हमसे मिली तो उसको सारी बातें उसकी बीमारी के बारे में तो बता नहीं पाऊंगी, सभी बातें बता पाना मुश्किल है। तो हमको लगा कि महिलाओं को बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं है किसी भी, डॉक्टर जो बोल दिया वो मान जाएंगी। अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास है तो डॉक्टर जो कहेगा वही मानेंगी। हो सकता है कभी कभी डॉक्टर गलत भी बोले, और सभी डॉक्टरों, कोई ज़रूरी नहीं कि जितने आपके चिकित्सक हैं सब मतलब एक ही स्टैंडर्ड को तो नहीं हो सकते हैं। तो हमको लगा कि बहुत ज़रूरत है ऐसे किताबों की जो डॉक्टर नहीं है, जो महिलाएं मेरे पास चिकित्सा के लिए आती हैं या जो गार्जियंस उनको लाते हैं, वो लोग भी इस बीमारी के विषय में, जो महिला को प्रॉब्लम है उसके विषय में उन लोगों को भी जानकारी हो, ताकि वो डॉक्टर से पूछताछ कर सके कि उसका क्या इलाज है, क्यों हुआ, कैसे उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे मन में बहुत दिनों से मन करता था कि हम उन लोगों के लिए किताब लिखें, और उन्हीं लोगों के लिए हमने हिंदी में लिखी है। आपने 2 किताबें या एक किताब रिलीज? एक अंग्रेजी, एक्चुअली 2 किताबें हैं। एक तो है कि गर्भ ज्ञान से संबंधित है, और एक और स्त्री रोगों से संबंधित है। यहाँ पर वो किताब अभी है क्या, हम लोग देख सकते हैं? हाँ है। पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय मैम ने, अगर आपके पास फुर्सत मिले, फुर्सत निकालिए और ख़रीदिए और इसको पढ़िए, और कोई फीडबैक वगैरह हो तो आप हमें बताइए। 2 किताबें हैं, दोनों मैम ने लिखी। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। धन्यवाद, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय थैंक यू। धन्यवाद।